अमित शाह के इस्तीफे की मांग और उसी वक्त संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी सत्रावासन नहीं। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या चल रहा है जिसे लेकर सरकार संसद का दरवाजा अभी भी बंद नहीं करना चाहती है। कांग्रेस कह रही है अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष परिसीमन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा है। दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि अगर आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो उनकी राजनीतिक ताकत पर असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार इसी बचे हुए संसद सत्र में परिसीमन का बड़ा दांव चलने वाली है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ी है तो दूसरी ही तरफ गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं और तीसरी ही तरफ संसद का सत्र तकनीकी तौर पर अभी भी जिंदा है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या दिल्ली में कोई बड़ी राजनीतिक कटपटा तैयार हो रही है? आज की पूरी रिपोर्ट परिसीमन, दक्षिण की नाराजगी, कांग्रेस का विरोध और अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर है, तो वीडियो को अंत जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं। देखिए, क्या सरकार ने खुला रखा है परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र का विकल्प? वहीं दूसरी हेडलाइन है, विशेष संसद सत्र के लिए सरकार सक्रिय, परिसीमन विधेयक अब भी एजेंडा में है, दक्षिण राज्य के दौरे पर शाह ने ली टक्कर। देखिए, इस वक्त दिल्ली की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गई है, बल्कि कांग्रेस ने इस बार आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहले भी गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं और हालिया विवादों को लेकर कांग्रेस लगातार शाह पर हमलावर भी है। जुलाई में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी पवन खेड़ा ने शाह के इस्तीफे का सवाल उठाया था। लेकिन अब कहानी सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं है, कहानी संसद तक पहुंच चुकी है, कहानी परिसीमन तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र को अभी खत्म नहीं कर रही है, क्योंकि परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक फिर से सदन में सामने लाने की तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा है तो फिर दक्षिण भारत की राजनीति में बेचैनी क्यों चल गई है? देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जैसे राज्यों को किस बात का डर यहाँ पे लगा हुआ है? कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ सरकार का दावा क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब इन रिपोर्टों में आपको एक एक करके देंगे। पहले आप पवन खेड़ा को सुनिए। जिस आवाज को दबाने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिस आवाज को दबाने के लिए सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया, बच्चियों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन्स, लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, उसके बावजूद नौजवान डटे रहे। और राहुल गांधी ने आज जो करके दिखाया, नौजवानों को पूरा भरोसा है कि इस देश में अभी उम्मीद बाकी है। आज तो 8 घंटे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी धरने पे बैठे, लेकिन उससे पहले नौजवान बहुत देर तक इंतजार करते रहे और FIR नहीं हो रही थी। आज FIR हुई है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत FIR से हुई है, खत्म ये इस्तीफों से होगा। किसका इस्तीफा होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सुना आपने। अब देखिए, अब हम आते हैं परिसीमन पर। देखिए, परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्विधारण, यानी सीधे शब्दों में कहे तो जनसंख्या के आधार पर जो निर्वाचन होंगे, क्षेत्रों की सीमा और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को नए सिरे तक तय करना होगा। अब सरकार का तर्क इसमें यह है कि बदलती जनसंख्या और प्रतिनिधित्व की जरूरतों के हिसाब से व्यवस्था को अपडेट करना जरूरी होता है। लेकिन दक्षिणी राज्यों की चिंता बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, अगर भविष्य में सिर्फ आबादी को आधार बनाया जाएगा तो सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। और यही वजह है कि तमिलनाडु समेत कई दक्षिणी राजनीतिक दल इसी मुद्दे पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी परिसीमन को लेकर बेहद तीखा रुख अपना चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित प्रक्रिया से तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती है और उन्होंने सभी दलों से इसका विरोध करने की अपील भी यहाँ पर कर दी है। यानी कांग्रेस का स्टैंड साफ है, वो मौजूदा प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमिलनाडु की राजनीति में भी इस मुद्दे पर लगातार विरोध दिखाई दे रहा है। डीएमके ने भी अगस्त की शुरुआत में दोहराया था कि वो परिसीमन का विरोध करती रही है और आगे भी विरोध जारी रखेगी। देखिए,
केंद्र सरकार का इसमें कहना है कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचने की बात सही नहीं है। अप्रैल में लोकसभा में अमित शाह ने कहा था कि प्रस्तावित व्यवस्था में दक्षिणी राज्यों की सीटें घटने के बजाय बढ़ेंगी। सरकार के मुताबिक मौजूदा 543 सीटों के मुकाबले लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाने के मॉडल में दक्षिण भारत की सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगी और दक्षिण का कुल हिस्सेदारी अनुपात लगभग समान ही रह सकता है। लेकिन विपक्ष इस गणित को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है और यहीं से राजनीतिक टकराव और भी ज्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि विपक्ष का सवाल है कि सिर्फ सीटें बांटने की बात काफी नहीं होती है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि कुल सदन में अलग अलग राज्यों का अनुपात क्या रहेगा और प्रतिनिधित्व का आधार क्या होगा। यानी मामला आंकड़ों से ज्यादा राजनीतिक भरोसे का बन चुका है। अब हम आते हैं संसद के रहस्य पर। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म हो चुका था, लेकिन एक बेहद असामान्य स्थिति में बनी हुई है। देखिए, सत्र समाप्त होने के बावजूद अभी तक उसका और औपचारिक सत्रवासन नहीं हुआ है, यानी तकनीकी तौर पर मॉनसून सत्र अभी भी जीवित है और यही बात इस पूरे मामले को बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे बना देती है। देखिए, रिपोर्टरों के मुताबिक पिछले करीब 4.5 दशक से ऐसा असामान्य अंतर देखने को नहीं मिला था कि सत्र खत्म होने के इतने दिन बाद भी औपचारिक सत्रवासन नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सत्रवासन की सलाह देता है और राष्ट्रपति के आदेश के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन इस बार 13 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल की बैठकें होने के बावजूद अभी तक राष्ट्रपति को सत्रवासन की सलाह नहीं दी गई है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के पास अभी संसद को दोबारा इस्तेमाल करने की कोई वजह बची हुई है? क्या कोई ऐसा विधायक है जिसे इसी सत्र में लाने का विकल्प सरकार खुला रखना चाहती है? और यहीं पर परिसीमन विधायक का नाम सामने आता है। सरकार की रणनीति क्या हो सकती है? राजनीतिक और संसदीय क्षेत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने का विकल्प खुला रखना चाहती है। सरकार के पास संख्या बल होने का दावा भी यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखिए, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती है। राजनीतिक रूप से भी सरकार चाहेगी कि इतना बड़ा विधेयक भारी हंगामे के बीच पेश ना हो और यही कारण है कि कांग्रेस के अलावा दूसरी विपक्षी दलों को साधने की कोशिश यहाँ पे जो की जा रही थी उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। और अगर सरकार सचमुच मॉनसून सत्र को तकनीकी तौर पर जीवित रखकर आगे बढ़ती है तो आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अब दक्षिण भारत की वो बैठक देखिए, 20 अगस्त को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, केरला के मुख्यमंत्री DG सतीशन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क समेत दक्षिण के राज्यों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए हैं। अब इस बैठक को सिर्फ एक औपचारिक सरकारी बैठक मानकर आगे बढ़ जाना शायद पूरी तस्वीर नहीं बताई जाएगी, क्योंकि बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उनमें क्षेत्र हित, केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय संवाद, शिक्षा, जल विवाद और परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय शामिल थे। और खास तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन को लेकर दक्षिण के हितों की चिंता भी यहाँ पे सामने रख दी है। अब रिपोर्टरों के मुताबिक उन्होंने चिंता जताई कि अगर लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्धारण मुख्य रूप से आबादी के आधार पर होता है तो जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। यानी अमित शाह और दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बातचीत में परिसीमन एक संवेदनशील मुद्दे के तौर पर सामने आया है और यहीं पर राजनीतिक और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस समय दिल्ली में सरकार परिसीमन को आगे बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है उसी समय दक्षिण में राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंतित है। वहीं कांग्रेस का हमला इस समय केवल संसद के अंदर की बहस तक सीमित नहीं रह चुका है, वो गृह मंत्रालय की जवाबदेही तक का सवाल भी उठा रहा है और पवन खेड़ा जैसे नेता इसी राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ा
बढ़ाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या सरकार परिसीमन विधायक को इसी मॉनसून सत्र में लाएगी? यानी मामला अब दिल्ली से निकलकर राज्य की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। आखिर आगे क्या होगा? अब देखना यह है कि संसद में संख्या का गणित भारी पड़ता है या राज्यों की राजनीति पर चिंता बढ़ती है। अब इस पूरी लड़ाई में अमित शाह की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरफ वो सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है, तो दूसरी ही तरफ कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रही है। फिलहाल एक बात तय है कि परिसीमन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संसद का सत्र तकनीकी रूप से अभी भी जीवित है। दक्षिणी राज्यों की चिंता कायम है, कांग्रेस का विरोध कायम है और सरकार की तरफ से भी विधायक को आगे बढ़ाने का विकल्प बंद नहीं हुआ है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि परिसीमन होगा या नहीं होगा, सवाल अब ये है कि अगर होगा तो किस शर्त पर होगा। क्या दक्षिणी राज्य को राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? क्या विपक्ष को भरोसे में लिया जाएगा? क्या सरकार अपने प्रस्ताव में बदलाव करेगी या फिर संसद में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिलेगा? आने वाले कुछ दिन इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकते हैं और अगर सरकार ने वाकई मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो समझ लीजिए संसद में अगली बड़ी राजनीतिक लड़ाई परिसीमन के नाम पर ही होने वाली है और उस लड़ाई का असर सिर्फ दिल्ली पर नहीं बल्कि देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक आने वाले सालों की राजनीति तस्वीर पर भी पड़ सकता है। अब आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।